नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरू करने जा रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चौंकाने वाली है, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। खबर यह है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगेगी। कौन है जो चाहता है रोक लगाना? कौन है? ये तस्वीरें आज की मैं आपको दिखा रहा हूं। गर्भगृह की आज की तस्वीरें आई हैं। ऐसा दिखता है गर्भगृह। कौन चाह रहा है कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को ना हो? यहीं पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। लेकिन कोई है जो चाहता है 22 तारीख को कार्यक्रम रोक दिया जाए, कार्यक्रम ना होने पाए। और न सिर्फ इतना कि कार्यक्रम रोक दिया जाए, बल्कि मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने पाए। इसकी भी कोशिश है कि योगी मोदी प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए ना जाएं क्योंकि ये प्रधानमंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री हैं। पीएम और सीएम को ना जाने दिया जाए, ये संविधान के खिलाफ है। अगली तस्वीर दिखाऊं। यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई जा चुकी है कि प्राण प्रतिष्ठा पर 22 तारीख को रोक लगाई जाए। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। 22 तारीख को चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। क्या क्या चीजें आपको वर्गलाएंगे नहीं? हिंदू को तो वर्गलाए रहे हैं राम मंदिर। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। वो कोरिया से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। विरोधी प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे थे और अब 22 जनवरी से ठीक 5 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा में रोड़ा अटकाने की तैयारी है। एक बार फिर करोड़ों की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को रोकने की कोशिश हो रही है, जब अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो गई है। सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं, लोगों में उत्साह है, लोग जश्न में डूबे हैं। उससे ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा पर रोक के लिए कोर्ट से मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, मोदी के जाने पर रोक की मांग कोर्ट से हो रही है। मोदी की पूजा को असंवैधानिक बताया गया और कहा गया कि मोदी और योगी राम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। तो क्या राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा? क्या प्राण प्रतिष्ठा का सालों का इंतजार और बढ़ जाएगा? भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर, अपने मूर्त रूप में। तो आप सोचिए, पीएम मोदी और योगी तैयारी में है और इधर कोई कोर्ट चला गया है। कोर्ट में क्या याचिका लगाई गई है? क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका लगी है कि प्राण प्रतिष्ठा रोक दी जाए। मंदिर उद्घाटन को सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया इस याचिका में और प्राण प्रतिष्ठा से 5 दिन पहले यह मामला अदालत पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है और खबर है शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। इसमें पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी सवाल उठाए गए। मोदी योगी का मंदिर
कि पूजा में शामिल होना गलत बताया गया है। कहा गया प्राण प्रतिष्ठा में पीएम और सीएम का शामिल होना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि देश का संविधान भाईचारे को बढ़ावा देने वाला है और उनके शामिल होने से भाईचारे की भावना को झटका लगेगा, यह लिखा है इस याचिका में। मंदिर में मोदी योगी से कार्यक्रम केवल चुनावी स्टंट है। याचिका में राम मंदिर के निर्माण पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा है कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, मतलब मंदिर अभी अपूर्ण है। अपूर्ण मंदिर में देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, यह सब याचिका में लिखा है। शंकराचार्य जी का भी जिक्र है कि शंकराचार्य जी ने भी ऐतराज जताया है। याचिका में प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर भी सवाल उठाए गए, यानी 22 जनवरी की तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस पर भी सवाल उठाए गए। कहा है पौष महीने में धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। 22 जनवरी के 3 दिन बाद 25 जनवरी 2024 को पूर्णिमा है और पूर्णिमा से पहले धार्मिक आयोजन का शुभ मुहूर्त नहीं है। गाजियाबाद के रहने वाले भोला दास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और उम्मीद जताई है कि हाईकोर्ट में इस पर जल्द सुनवाई होगी। तो जानकारी इस तरह की है कि शुक्रवार को हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है कि याचिका का क्या होगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, सवाल यह है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने पाए। यह न्योता दिया गया, पीएम मोदी को सबसे पहले न्योता था प्राण प्रतिष्ठा में आने का। कहा जा रहा है क्योंकि यह पीएम है इसलिए ना जाए। अगली तस्वीर दिखाऊं, कहा गया योगी को भी 2 दिन पहले न्योता मिला है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। कहा गया इस याचिका में कि योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने पाए। अब सवाल यह है कि योगी और मोदी दोनों प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो फिर आखिर कौन जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में? यह तस्वीर देख रहे हैं, यह है जिस दिन 22 तारीख को तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की। अब कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है पीएम को प्राण प्रतिष्ठा का संवैधानिक हक नहीं है, संविधान इजाजत नहीं देता कि मोदी जाए। अब मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि संविधान क्या कहता है और याचिका में क्या है। याचिका में मोदी योगी पर संवैधानिक सवाल उठाए गए। क्या पीएम सीएम का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का हक नहीं है पीएम और सीएम को? संविधान के जानकारों की राय में यह दलील बेतुकी है। देश के पीएम और सूबे के सीएम भी जनता का हिस्सा है और आम जनता की तरह धार्मिक आजादी का अधिकार मोदी और योगी को भी है। वो अगर पीएम और सीएम है तो इस देश के नागरिक भी हैं। इस देश के नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने धर्म को अपने हिसाब से जीने और रहने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। देश में हर नागरिक को धर्म और आस्था की पूरी आजादी है, तो फिर योगी और मोदी को क्यों नहीं? यानी उन्हें कहीं भी पूजा और इबादत का पूरा अधिकार है। मतलब प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से संवैधानिक रूप से योगी और मोदी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिर्फ वो पीएम और सीएम है। कुछ जानकार मानते हैं कि याचिका जनहित से जुड़ी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राम लला मंदिर ट्रस्ट का है। यह कोई सरकारी आयोजन नहीं है, प्राइवेट मंदिर का कार्यक्रम है जिसमें मोदी और योगी को बुलावा भेजा गया है। इसमें मोदी योगी को अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया गया है, इसलिए इस मामले का अदालत और सरकार से कोई संबंध नहीं है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। कानून के जानकार, संविधान विशेषज्ञ विष्णु शंकर जैन को सुनिए, वो बता रहे हैं मोदी और योगी को पीएम और सीएम होने की वजह से क्या रोका जा सकता है प्राण प्रतिष्ठा में जाने से। सुनिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति हर काम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी आर्टिकल 361 सब क्लॉज 4 पढ़ेगा तो उसमें पर्सनल कैपेसिटी में जो काम किया जाता है उस पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सारे लोगों की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है तो उसकी अपनी इंडिविजुअल आस्था नहीं हो सकती, अगर कोई देश का सीएम है तो उसकी अपनी इंडिविजुअल आस्था नहीं हो सकती। हर आदमी को अधिकार है अपनी इंडिविजुअल आस्था को निभाने का। और संविधान में आर्टिकल 25 जो है वो सारे लोगों के लिए अवेलेबल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो। तो एक सवाल का जवाब मिल गया कि सीएम और पीएम को कोई नहीं रोक सकता। ये याचिका का एक हिस्सा कोर्ट में है। अब इस जवाब से आपको अंदाजा होगा कि इस लाइन का क्या होगा कोर्ट में। याचिका का दूसरा हिस्सा यह है कि जो मंदिर बना है यह मंदिर अधूरा बना है। मंदिर अधूरा है, इसलिए इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, नहीं की जा सकती अधूरे बने हुए मंदिर में।
अब अगर यह याचिका पर सुनवाई होगी तो क्या संविधान कहता है, क्या कानून कहता है, क्या कुछ शास्त्र कहते हैं कि अधूरे मंदिर में क्या यह वाकई अधूरा, पहला सवाल, और क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं, दोनों का जवाब मैं आपको दूंगा। निर्माण अधूरा है जो याचिका में दलील है। याचिका में दलील दी गई है कि मंदिर का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ, पूरा मंदिर बना नहीं है, ऊपर का हिस्सा नहीं बना है, इसलिए अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। मतलब मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। साथ ही शंकराचार्य का बयान पिछले दिनों आया, इस याचिका में शंकराचार्य के बयान का भी हवाला दिया गया। उस बयान में था कि शिखर जो है, ध्वज के बिना प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद साहब ने कहा मंदिर परमात्मा या भगवान का शरीर जैसा होता है। उन्होंने कहा शिखर जो है वो आंखें होता है, कलश जो है वो सर होता है और ध्वज बाल होते हैं। इसलिए इस लिहाज से अभी मंदिर का अभी सिर्फ धड़ बना है, उन्होंने कहा। अब इस तर्क पर विद्वान क्या कहते हैं, जानकार क्या कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दो शंकराचार्य ने खुद विरोध को भ्रम बताया। ये जो विरोध हो रहा है इस नाम पर, दो शंकराचार्यों ने कहा उन्हें निमंत्रण मिला है, भीड़ की वजह से वो लेकिन नहीं जा रहे, बाद में वो अयोध्या जाएंगे और पूजा में भी शामिल होंगे। विद्वान क्या मानते हैं, जो जानकार हैं शास्त्रों के, कि ये मंदिर पूरा है या नहीं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं। विद्वान मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के दो तरीके होते हैं, एक मंदिर पूरी तरह से तैयार हो और दूसरा मुख्य हिस्सा बन जाए। यह है मुख्य हिस्से का द्वार, यह गर्भगृह का स्वर्ण द्वार है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर में द्वार होना चाहिए और मंदिर में जहां मूर्ति रखनी है वो ढका होना चाहिए। तो पूरा ढका भी है और उसमें द्वार भी है। राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो गया है। मंदिर के प्रथम तल में सभी दरवाजे भी लग चुके हैं और राम मंदिर का गर्भगृह तैयार भी है और ढका हुआ भी है। बाद में शुभ मुहूर्त में शिखर पर कलश स्थापित होगा। इस लिहाज से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। तो यह भी तर्क नहीं, कुतर्क ज्यादा है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं सिर्फ इस मसले पर। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं एक बड़ी शख्सियत को, जो कि अध्यक्ष रहे राम मंदिर निर्माण समिति के, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी नृपेंद्र मिश्र साहब को। सुनिए जो इस पूरे मंदिर के निर्माण पर जिनकी नजर थी, वो इस दलील पर क्या कह रहे हैं। अंत में जब 22 तारीख को 12:30 बजे शुभ मुहूर्त होगा तो यह विश्वास लोगों का होता है और इस विश्वास को हम किसी प्रकार का, इस विश्वास पर हम प्रश्न सूचक बिंदु नहीं उठा सकते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा की है। कुछ लोग हो सकता है कहे प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि मूर्ति में शक्ति हो और यह पूरे विश्व को एक मनुष्य के स्वरूप से ऊपर उठकर भगवान के रूप में देख रहे हों। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा मंत्रों के उच्चारण और विभिन्न कर्मकांडों से होती है, वह पूर्ण की जाएगी। याचिका में एक हिस्सा था पीएम और सीएम न जाएं, उसका जवाब मिल गया। याचिका का दूसरा हिस्सा था मंदिर अधूरा है, उसका जवाब मिल गया। अब याचिका का तीसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज कलश यात्रा निकल रही है और ये सरयू का जल लेकर महिलाएं निकली है कलश यात्रा के वक्त, वो आप देख रहे हैं। कलश यात्रा में मुहूर्त 22 तारीख का है और 22 तारीख के मुहूर्त का मतलब यह है, कहा जा रहा है ये जो तारीख है 22 जनवरी की, शुभ नहीं है। ये अगर शुभ नहीं है तो फिर कौन सी तारीख शुभ होगी? क्या वाकई 22 जनवरी की तारीख शुभ नहीं है? अब आपको बताता हूं इस पर जानकार क्या कहते हैं। याचिका में है प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त शुभ नहीं है और कहा गया है कि पौष महीने में शुभ कार्य नहीं होते। ये जो महीना चल रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष महीना है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद से शुभ कार्य होने लगते हैं। तर्क यह है, मान्यता है कि 14 जनवरी से खरमास समाप्त हो जाता है और सूर्य के उत्तरायण होते ही सभी शुभ कार्य होते हैं।
शादी होती है, गृह प्रवेश होते हैं, मंदिर स्थापना भी होने लगती है। प्रयागराज का मशहूर माघ मेला भी शुरू हो चुका है, मतलब शुभ वक्त आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी 14 जनवरी के बाद की तिथि चुनी गई है। मशहूर विद्वान, ज्योतिषी और पुजारियों ने यह मुहूर्त निकाला है। किसी धर्मगुरु ने इस मुहूर्त पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन 22 जनवरी को विवाह का भी अच्छा मुहूर्त बताया जा रहा है। मतलब अच्छा मुहूर्त ना होने का दावा जो है वो खोखला है। तो तीनों बातों के जवाब आपको मिल गए। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं उस शख्सियत को जिन्होंने 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त तय किया है। प्राण प्रतिष्ठा का उनका नाम है गणेश शास्त्री। इन्होंने ही 22 जनवरी की तारीख तय की थी कि शुभ है और इस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। सुनिए। राजा विक्रमादित्य जिनका संवत चल रहा है, तो उनके दरबार में नवरत्न रहे, उसमें कालिदास का भी स्थान है। तो वो उसका लिखते हैं, इसका मतलब है कि सर्वांगीण विचार है, जिसको चतुरस्र विचार कहते हैं हमारे शास्त्र में। तो चतुरस्र विचार के हिसाब से ये मुहूर्त है, और ऐसे मुहूर्त कोई हमारे सोचने से नहीं आते। जब भगवान की ही इच्छा वैसी है कि अब कायम का यहाँ रहना है और विश्व को सुधारना है, तब वो मुहूर्त मिला है। जिसको पंचांग वालों ने नहीं दिया तो रह गया, भगवान की इच्छा। तो तीनों सवालों के जवाब मिल गए और बहुत उम्मीद की जा रही है ये याचिका जब लगाई जाएगी, इस पर सुनवाई होगी, तो संभव है, मुमकिन है कि न सिर्फ ये खारिज होगी बल्कि लगाने वाले पर जुर्माना भी लगेगा कि इस तरह की याचिका क्यों लेकर आए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ईरान ने घुसकर पाकिस्तान को मारा है। पाकिस्तान का आश्रय हो गया एक मुस्लिम देश। इब्राहिम रईसी को आप देख रहे हैं, मुस्लिम देश ईरान, मुस्लिम देश पाकिस्तान को मार रहा है। किस हद तक मार खाएगा पाकिस्तान कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए हुआ क्या। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाक पर ईरान का मिसाइल हमला है। ये मिसाइलें आप देख रहे हैं जो आसमान में आपको नजर आ रही हैं। ईरान ने एक साथ ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर दिया पाकिस्तान पर। ये आप जो देख रहे हैं काले आसमान में गड़गड़ाहट, जो गर्जना आप देख रहे हैं, ये ईरानी मिसाइल है। ईरान ने अपने बॉर्डर से पाकिस्तान में दागी है। एक के बाद एक कई मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये मिसाइल कहां गिरी है वो देखिए जरा। ये पाकिस्तान में मिसाइल गिरी और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, और चारों तरफ आपको जो आग नजर आ रही है, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर ईरान ने हमला किया है। पूरी इमारत आप देख रहे हैं ध्वस्त हो गई है। जगह जगह आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, क्या यह महज इत्तेफाक है कि जब ईरान ने पाकिस्तान को मारा तो भारत के विदेश मंत्री ईरान में ही थे, इब्राहिम रईसी से मिल रहे थे, वहां के चीफ से मिल रहे थे भारत के विदेश मंत्री, और उधर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला हो रहा था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है वो मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल ईरान ने दागी थी पाकिस्तान के ऊपर, देख रहे हैं, यह उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और एक के बाद कई हमले हुए, सीधे जाकर पाकिस्तान के अंदर गिरी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, न सिर्फ मिसाइल हमला बल्कि ड्रोन से हमला किया है ईरान ने। यह ड्रोन अटैक की तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रोन गया है और ड्रोन ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर हमला किया है। और दिलचस्प तस्वीर आपको एक और दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ पाकिस्तान को ईरान मार रहा था, सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान के चीफ से मिल रहे थे, विदेश मंत्री से मिल रहे थे, यानी सुबह मिले ईरान के विदेश मंत्री से और शाम को इन्हीं के देश पर हमला हो गया। आइए मैं आपको दिखाऊं कहां घुसकर मारा है, किस जगह पर अटैक किया है ईरान ने पाकिस्तान में। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। आपको बताऊं, मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम देशों का जो संगठन है
उसमें ईरान और पाकिस्तान भी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मार खा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ और पाकिस्तान में ये जो जगह है कौह सब्ज पंजगुर में, यहां पर हमला किया गया है। यहां एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया है, पाकिस्तान कांप उठा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछा गया इस हमले के बाद कि आपको तो ईरान मार रहा है, ईरान ने घुसकर आपको मारा है, तो पाकिस्तान के पीएम भाग खड़े हुए ये सवाल सुनकर। देखिए, Will you respond, sir? How will Pakistan respond, sir? पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती हो गई। अब ईरान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों से पाकिस्तान बौखला गया है। आतंक को पनाह देने की कीमत एक बार फिर पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। कभी अमेरिका, कभी हिंदुस्तान, अब ईरान ने आतंकी मुल्क को करारा जवाब दिया है। Mr. Prime Minister. These strikes this morning. Will you respond, sir? How will Pakistan respond, sir? हद तो यह है कि सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान में थे और शाम को ईरान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। लेकिन आतंकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों को शरण देने से पीछे नहीं हटने वाला। ईरान के हमलों के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। ईरान पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बेहद बढ़ चुका है। परेशान चीन ने भी दोनों देशों को हिदायत दे दी है। अब आपको दिखाता हूं कैसे हमला किया गया, क्या हुआ, कैसे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की, क्यों हमला किया, यह भी आगे बताऊंगा आपको। लेकिन पहले देखिए जरा ये हमला, ये आप देख रहे हैं, ये इब्राहिम रईसी है और उधर मुनीर, और अंदर कैसे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। हड़कंप मच गया पाकिस्तान में। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। पाकिस्तान के एयर स्पेस में ईरानी मिसाइल घुसी। पाक में घुसकर आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। बलूचिस्तान में आतंकी संगठन पर निशाना साधा। 6 अटैक ड्रोन और कई रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल और घातक ड्रोन से हमले हुए। आपको बताऊं, आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकाने पर हमला किया। ये कौन सा संगठन है? जैश अल अदल वही संगठन है जिसने कुलभूषण जाधव को अगवा किया था ईरान से, उसको मारा है। अब ईरान ने, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो वहां की सेना है, ईरानी सेना ने पाकिस्तान पर यह अटैक किया। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान ने हमले के कई घंटे तक चुप्पी साध रखी है। उसी तरह जब जैसे इनके मुल्क में आतंकी ढेर किया जाता है, चुप रहते हैं, अभी भी चुप है। पाकिस्तान ने ईरानी मीडिया का दावा के बाद पाक का बयान आया है। ईरान के हमले में पाक का कहना है 2 बच्चों की मौत हुई है, 3 घायल हैं। ईरान का यह हमला पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई है। ईरान ने जैश अल अदल को लेकर, इस आतंकी संगठन को लेकर पहले चेतावनी दी थी। पिछले महीने ईरानी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था और इस हमले में 11 ईरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हुई थी। उसका बदला लिया ईरान ने। हमले के बाद पाकिस्तान ईरान में टकराव बढ़ गया है। चीन ने पाकिस्तान ईरान को संयम बरतने की सलाह दी है और ईरान के हमले के बाद आतंकवाद पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। भारत, अमेरिका के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान को घुसकर मारा। अब जरा आपको दिखाता हूं, पाकिस्तान के पीएम से पूछा गया कि आपके देश पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, सिंगापुर में थे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इनसे पूछा गया तो भाग खड़े हुए, सवालों का जवाब नहीं दिया क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था कि ईरान भी मार रहा है। सुनिए। Good morning, Mr. Prime Minister. These strikes this morning. Will you respond, sir? How will Pakistan respond, sir? देख लिया आपने, पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम कैसे भाग खड़े हुए। यह तस्वीर देखकर याद आती है कि इमरान खान से पूछा गया था तालिबान को लेकर, तो इमरान खान भी भाग खड़े हुए थे। अब जब हमला हो गया है तो पाकिस्तान में मजाक उड़ रहा है। लोग क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी को देखिए। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार का मजाक उड़ाया है। सरकार के साथ मुनीर की सेना पर भी निशाना साधा गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1। पाक की सेना खुद को नंबर 1 होने का दावा करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी खुद को ताकतवर समझती है। पाकिस्तान के पीएम देश की ताकत बढ़ाने का दावा करते हैं। इन्हीं दावों को लेकर पाकिस्तान के लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, कहां है ताकत? लोगों ने पूछा है नंबर 1 के दावों का क्या हुआ? लोगों ने नंबर 1 की जगह नंबर 1 लिख दिया है कि आप नंबर 1 नहीं नंबर 1 हो। नंबर 1 लिखकर सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं और पाक आर्मी बलूचिस्तान भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। हमले के दिन सुबह पाक पीएम ईरान में ही थे और इसके बाद शाम को पाकिस्तान पर हमला हो गया। इसको लेकर भी पाकिस्तान सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तानी लोग। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान ईरान में थे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट हो रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री वहां थे और ईरान ने मार दिया आपको। अब देखिए ये कौन सा आतंकी संगठन है। इसीलिए जैसे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सभी परेशान है। ईरान ने जिस संगठन पर कार्रवाई की है वो है जैश अल अदल। जैश अल अदल ये यही संगठन है जिस पर अटैक किया गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है ईरान की सेना जिसे आप आईआरजी कहते हैं, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। आईआरजी को ईरानी सेना कहते हैं। इन पर हमला किया था, इनके 11 लोग मार दिए थे इस आतंकी संगठन ने। और यह आतंकी संगठन कौन है? अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये ईरानी लोग हैं जिनकी हत्या की थी आतंकी संगठन ने। अगली तस्वीर दिखाई प्लीज। कुलभूषण जाधव को अगवा किया था इसी जैश अल अदल संगठन ने, जो आतंकी संगठन है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन है ये जैश अल अदल। और इस जैश अल अदल का नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक्टिव है। देखिए पाकिस्तान का आतंकी संगठन है ये जैश अल अदल और ये सुन्नी आतंकियों का समूह है। दरअसल ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और आतंकी संगठन में 600 आतंकी शामिल हैं। यह संगठन पाकिस्तान से ही ऑपरेट होता है। सिस्तान बलूचिस्तान में इसका गढ़ है और ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर यह संगठन एक्टिव है। जैश अल अदल का मतलब है न्याय की सेना, उस पर अटैक हुआ। 2012 में इस सुन्नी संगठन की स्थापना की गई थी। जैश अल अदल ने ही कुलभूषण जाधव को अगवा किया। ईरान के चाहबार से 2016 में भारतीय कुलभूषण जाधव को अगवा किया ईरान से और उसके बाद कुलभूषण को आईएसआई को सौंप दिया था। यानी आईएसआई की शह भी हासिल इस संगठन को। जैश अल अदल भारतीय एजेंसियों के रडार पर भी है। यह संगठन आजाद बलूचिस्तान की मांग करता है। अफगानिस्तान, पाक और ईरान में इसका प्रभाव माना जाता है। अमेरिका, ईरान ने जैश अल अदल पर बैन लगा रखा है। अब आप इस संगठन के बारे में समझ सकते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इस आतंकी संगठन का जो मुखिया है, यह मुखिया खुद स्वीकार कर रहा है कि ईरान पर यह हमले करता है। सुनिए। अगर ईरान हमला करे, खुदा न खास्ता वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं। इसलिए कि मैंने इतने बलोच वहां छोड़ा है कि इंशाल्लाह उनकी नींद उन्होंने हराम की है। अगर ईरान हमला करे, खुदा न खास्ता वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं। इसलिए कि मैंने इतने बलोच वहां छोड़ा है कि इंशाल्लाह उनकी नींद उन्होंने हराम की है। अब मैं आपको दिखाऊं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। क्यों? पाकिस्तान ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की, इसकी निंदा की है कि ईरान ने हमें घुसकर मारा है। और उसका असर क्या है? ईरान और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। क्या यही तनाव, एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन हमास की लड़ाई चल रही है, रूस यूक्रेन की चल रही है और ईरान और पाकिस्तान आमने सामने, अफगानिस्तान की भी लड़ाई पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तानी सेना और ये ईरान की सेना। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक ईरान में टेंशन हाई है। दोनों ने बड़े बड़े कदम उठा लिए हैं। आतंकियों के हमले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को बुला लिया है। पाकिस्तान ने ईरान से उच्च स्तरीय बातचीत रोक दी है। ईरान में भविष्य के दौरों को भी स्थगित कर दिया है पाकिस्तान ने। ईरानी राजदूत को भी पाकिस्तान में प्रवेश देने पर रोक लगा दी है। पाक में ईरानी राजदूत को पाकिस्तान ने तलब किया। एयर स्ट्राइक की खबर पर पाकिस्तान ने अब तक चुप्पी साध रखी है। आनन फानन में रात 2 बजे पहला बयान आया
ईरान का पाकिस्तान पर हमला बर्दाश्त नहीं है और पाकिस्तान ने ईरान को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे डाली है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, पाकिस्तान इस पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखता है, इसके परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान की होगी, पाकिस्तान यह कह रहा है। हमले वाली जगह पर पाकिस्तान ने मीडिया कवरेज रोक दी है। आपको याद होगा जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी तो वहां भी मीडिया कवरेज रोक दी थी। पाकिस्तान के पत्रकारों को मौके पर जाने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते हैं। ईरान शिया बहुल देश है जबकि पाकिस्तान में 95% सुन्नी है। हमले के बाद पूरे इलाके में टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। परमाणु ताकत पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया है और पाकिस्तान ने ईरान को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। और दिलचस्प यह है कि मार वो देश खा रहा है पाकिस्तान जिसके पास परमाणु हथियार है। ईरान के पास कोई परमाणु नहीं है। अब दिलचस्प आपको बताऊं, वो ईरान पाकिस्तान में आतंकी संगठन पर हमले कर रहा है, पाकिस्तान के आतंकियों को वो ईरान मार रहा है जो ईरान हमास जैसे आतंकी संगठन को पालता है। दिलचस्प ये है, ये जितने देश हैं ये सहूलियत के हिसाब से अपने आतंकी तय करते हैं। इनके लिए हमास आतंकी नहीं है क्योंकि इनको नहीं मारता है, जैश अल अदल आतंकी है क्योंकि इनको मारता है। हमास को ईरान पालता है। अगली तस्वीर दिखाई, लेबनान के हिजबुल्लाह को भी ताकत कौन देता है? ईरान देता है। इसको भी वो आतंकी संगठन नहीं मानता है। अगली तस्वीर दिखाओ, हूती, यमन में जो हूती है उन्हें भी ईरान पालता पोसता है, उन्हें भी ताकत ईरान देता है। तो ये आतंकी संगठन, ये विद्रोही संगठन तो ठीक है जब तक नहीं मार रहे हैं। दूसरा आतंकी संगठन आतंकी है क्योंकि वो ईरान को मार रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमेरिका ने उसी हूती को मारा जिसको ईरान पालता है। एक के बाद एक 60 एयर स्ट्राइक अमेरिका ने की थी उसी हूती पर। और क्या ये महज इत्तेफाक है? बड़ा दिलचस्प है, जब हूती को मारा अमेरिका ने, अगली तस्वीर दिखाऊं, तो अमेरिका ने जब हूती को मारा उससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री को फोन किया था हूती को मारने से पहले। अगली तस्वीर दिखाऊं, क्या यह भी महज इत्तेफाक है कि जब ईरान ने पाकिस्तान को मारा घुसकर, अगली तस्वीर दिखाइए, उस वक्त भारत के विदेश मंत्री ईरान में ही थे, उनके चीफ से मिल रहे थे। अब इसके पीछे की वजह जो भी हो सकता है ये इत्तेफाक हो या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह हो, लेकिन जयशंकर विदेश मंत्री हमारे थे ईरान में। मैंने आपको बताया ईरान हमास को पालता है, हिजबुल्लाह को पालता है और हूती को पालता है। अब हूती को पालता है, हूती ने भारत आ रहे जहाजों पर हमला किया था। तो यहां साफ साफ समझा दिया गया है कि यह काम आगे से नहीं करना है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने तांडव मचा रखा है। कई जहाजों को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया है। ईरान दौरे के बीच जयशंकर का बयान आया, हूती के हमलों से भारतीय इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। कई देशों ने जहाजों को दूसरे रास्ते मोड़ना शुरू कर दिया है। लाल सागर की तुलना में दूसरा रास्ता बेहद खर्चीला है। भारतीय जहाज को 7000 किलोमीटर ज्यादा तय करना होगा। और हूती विद्रोहियों से टेंशन के बीच एस जयशंकर ईरान पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर जयशंकर ने वहां के कई नेताओं से मुलाकात की। वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से विदेश मंत्री ने मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर से बातचीत की है। और इस दौरान जयशंकर ने हूती के मुद्दे पर भारत की चिंता बताई है। सूत्र क्या कह रहे हैं? हूती विद्रोहियों के निशाने पर अब भारत नहीं है, यानी यहां से मैसेज चला गया है। पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना रहे हूती विद्रोही। भारत सीधे तौर पर हूती विद्रोहियों के निशाने पर नहीं है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हो गई है। चाबार बंदरगाह परियोजना को लेकर भी बात हुई है इस मुलाकात में। अब मैं आपको बताऊं, इस बीच पिछले 1 हफ्ते से जो मुल्क थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलने की कोशिश कर रहा था, मुस्लिम देश मालदीव, जिसने देश का अपमान किया और पीएम पर भी सवाल उठाए, उससे जुड़ी खबर यह है कि चीन से मिले मोइजू पिछले दिनों अब वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। भारत से कह चुके थे कि 15 तारीख तक आप अपनी सेना हटा लीजिए मालदीव से। अगली तस्वीर दिखाऊं, मोइजू ने ड्रोन खरीदने की तैयारी की। ये देख रहे तस्वीर, ये एर्दोगन है। मोइजू जब राष्ट्रपति बने मालदीव के तो पहला दौरा तुर्की का किया था, एर्दोगन से मिले थे। दूसरा दौरा जिनपिंग के पास गए मिलने के लिए और एर्दोगन से अभी ड्रोन ले लिए।
वो ड्रोन जो कई जंगों में इस्तेमाल हुए। मालदीव क्या करेगा ड्रोन का, इस पर तो आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए जरा जो ड्रोन लिए वो कौन से ड्रोन हैं और आखिर क्या होगा इन ड्रोन्स का। यह है वो ड्रोन जो मोइजू ले रहे हैं एर्दोगन से। भारत से टेंशन के बीच ये ड्रोन डील हुई है, ये ड्रोन है वो, और तुर्की के साथ मालदीव ने ड्रोन की डील की है। घातक ड्रोन विमान खरीदने का समझौता हुआ है। खतरनाक बायर कटर ड्रोन को लेकर डील हुई है और 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के समझौते पर मोहर लगी है। बायकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद की कंपनी है, तो वहां भी दामाद जी हैं, दामाद जी की कंपनी का ड्रोन है ये जो लिया है मोइजू ने। चीन से पहले तुर्की के दौरे पर गए थे मोइजू। तुर्की का बायर कटर ड्रोन बेहद खतरनाक है और आर्मीनिया से लेकर यूक्रेन जंग में भी यह ड्रोन इस्तेमाल हो चुका है। इसे किलर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है और पाकिस्तान भी इस किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता है। तुर्की ने पाक को भी दिया। मालदीव कम से कम 3 लड़ाकू ड्रोन खरीदने जा रहा है तुर्की से। भारत से सटे समुद्री इलाके में 24 घंटे निगरानी करेगा। भारत को धमकाने के लिए मोइजू ने डील की है। चीन के कर्ज तले दबा हुआ है मालदीव और मालदीव के राष्ट्रपति चीन के समर्थक भी हैं। मोइजू भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं और चीन की शय पर ही भारत से तनाव बढ़ा रहे हैं मोइजू। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई है। मोइजू जैसे लोग कुछ भी करते रहे, भारत की ताकत के आगे तो बहुत बौने, क्योंकि एक रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट ये बताती है कि भारतीय सेना दुनिया के देशों की टॉप 5 सेनाओं में शामिल है, पूरे दुनिया के। आपको बताऊं भारतीय सेना की जो ताकत है, तुर्की से 3 ड्रोन डील करवाने वाले मोइजू को भारतीय सेना की ताकत भी जान लेनी चाहिए। भारत की सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। भारत के पास 4641 टैंक और 606 लड़ाकू विमान। दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की रैंकिंग जारी की गई है। आप सोचिए, दुनिया के 145 देश, इस लिस्ट में 60 से ज्यादा पैमानों के आधार पर रैंकिंग दी गई है और सैनिकों की संख्या, हथियार, फाइनेंस, लोकेशन और संसाधन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया। पाकिस्तान इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है और भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा सैनिक हैं। भारत दुनिया के 4थी सेनाओं में शामिल है इन 146 देशों की लिस्ट में। तो अब दुनिया को भी यह लोहा का अंदाजा है कि भारतीय सेना की ताकत क्या है, फिर मोइजू किस खेत की मूली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं अयोध्या। अयोध्या आए सियाराम और लक्ष्मण। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अयोध्या में तैयारी आखिरी चरण में है। यह मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह आप देख रहे हैं रामायण के राम, लक्ष्मण और सीता, ये पहुंचे हैं अयोध्या। अब देखिए कैसे उनका स्वागत हो रहा है। आपने इनको रामायण में देखा होगा। अरुण गोविल को आप देख रहे हैं, दीपिका जी को देख रहे हैं। ये इन्होंने रामायण का किरदार निभाया और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सीन से जरा आउट रहे। अब तक बहुत कम लोगों ने इनको निजी तौर पर ऐसे देखा। और जब सोचिए अयोध्या में, श्री राम के शहर में जब रामायण का किरदार निभाने वाले राम पहुंचे तो जरा भीड़ देखिए पीछे। उनको देखने के लिए कितनी बड़ी भीड़ थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब ये देखिए वो बीच में खड़े हैं और उनके चारों तरफ, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जो लोग वहां मौजूद थे वो उन्हें साक्षात श्री राम के किरदार में देख चुके हैं। तो वही सम्मान एक शख्स आया, देखिए, उनसे आशीर्वाद लेने, उन्हें नमस्कार करने के लिए। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर यह तस्वीर देखने को मिली। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अरुण गोविल साहब को जो न्योता भेजा गया, ये वो तस्वीर है उनके न्योते की। वो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं जिन्होंने सीता का किरदार निभाया, दीपिका जी, उन्हें भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रामायण के राम क्या कह रहे हैं। लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि ये क्या हो रहा है और वो पूरा विश्व उस दिन यहाँ आना चाहता है ये जानने के लिए कि ये जो हम सुन रहे हैं क्या ये संभव है ऐसा होना।
आज जो ऊर्जा है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है हम सब के बीच में, वही शायद विश्व के और देशों को भी लुभा रही है यहाँ आने के लिए। मंदिर बनेगा ये तो जरूर पता था, बिल्कुल है ना, ये विश्वास था पूरा। प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से होगी, इतना बड़ा इवेंट होगा ये, इसका अंदाजा नहीं था, लेट मी टेल यू, क्योंकि मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है। तो ये इस तरह से होगी, इतना ऊर्जा होगी इसमें, पूरा देश राममय हो जाएगा, पूरा विश्व जहाँ जहाँ भी राम को मानने वाले लोग हैं, इसकी कल्पना नहीं थी। इसलिए ये जो अनुभूति है ये बहुत सुखद अनुभूति है, बिल्कुल, कि हम एक ऐसे पल के साक्षी बनेंगे जिसके विषय में हमने सोचा नहीं था कि उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, इतना बड़ा। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो अब तक आपने नहीं देखी, रामलला की पोशाक, उनके लिए जो कपड़े बने वो आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ को सुपुर्द किया गया, उन्हें दिया गया, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये रामलला की पोशाक है जो रामलला को भेंट की जाएगी और ये उसके बाद मंदिर ट्रस्ट पर पहुंच जाएगी। इस पोशाक के बारे में आपको बताऊं, इस तरह की और भी पोशाक तैयार की गई है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और देश भर से उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने भी रामलला के कपड़े भेंट किए हैं और रामलला के लिए धोती, कुर्ता और अंगरखा सौंपा है। इसके बारे में आपको बताऊं, शुद्ध रेशम से रामलला के स्पेशल वस्त्र बनाए गए हैं और करीब 5 लाख लोगों ने कपड़ों की बुनाई की, 15 लाख लोगों ने कपड़ों की बुनाई की है। 2 धागे श्री राम के नाम मुहिम से वस्त्र बनाए गए हैं, यानी 2 धागे श्री राम के नाम। 9 हथकरघों पर बुनाई से रामलला के कपड़े बनाए गए हैं। हर दिन करीब 80,000 लोगों ने धागा बुना है। बुनाई करने वालों में ब्राह्मण, दलित सभी जातियों के लोग हैं। 10 दिसंबर से शुरू हुई पहल 13 दिन तक चली और पुणे में एक ट्रस्ट ने इन कपड़ों को तैयार किया है। ट्रस्ट पूरे देश में बुनकरों के लिए काम करता है। रामलला के वस्त्र बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए हैं। वस्त्रों को सीएम आवास पर योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब ये जो वस्त्र है, ये जो पोशाक है, ये रामलला को पहनाई जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं अपर्णा यादव क्या कह रही हैं, बीजेपी की नेता। उन्हें सुनिए जरा, वो उनका भजन सुनिए। अब आपको दिखाता हूं श्री राम को जिस केसर से तिलक लगाया जाएगा, वो केसर ऐसी वैसी जगह से नहीं, वो केसर उस जगह से आएगा जहां केसर की खेती होती है। कश्मीर से तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कश्मीरी केसर है और केसर जिस फूल से बनता है, ये नीचे आप फूल जो देख रहे हैं, ये है वो फूल जो कश्मीर में होता है। ये देख रहे हैं, इसी से केसर बनता है। अब मैं आपको बताऊं कि केसर आ गया है, केसर दिया जा चुका है और कैसे कैसे तैयार हुआ है केसर, और वीएचपी के नेता को यह केसर, कश्मीरी केसर सौंप दिया गया है जो रामलला के का जिससे तिलक होगा। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वो केसर देख रहे हैं आप। कश्मीरी केसर से राज तिलक होगा। कश्मीर से केसर आ गया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने वीएचपी को केसर का पैकेट सौंपा है। ये कहा है कश्मीर के मुसलमानों का राम जी के लिए ये उपहार है और दुनिया को देश में शांति और एकता का संदेश है। देश में भाईचारे का बंधन धार्मिक सीमाओं से परे है। हिंदू धर्म में पूजा में तिलक की खास मान्यता है। माना जाता है कि बिना तिलक के पूजा पूरी नहीं होती है। भगवान विष्णु को हल्दी, चंदन और केसर का ही तिलक लगाया जाता है। भगवान राम को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, इसलिए उन्हें भी केसर का ही तिलक लगेगा। इसलिए अयोध्या में रामलला की मूर्ति में ऐसे ही तिलक किया है। मतलब श्री राम के तिलक में कुछ हिस्सा केसर का भी होगा और वो केसर
कश्मीर का होगा। केसर के तिलक से मान सम्मान और यश बढ़ता है, लेकिन रामलला और राम मंदिर की दुनिया भर में चर्चा है और रामलला के तिलक से कश्मीरी केसर का मान और ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल कश्मीर के केसर की दुनिया भर में चर्चा और मांग होती है। सबसे सुगंधित और सबसे बेहतर केसर कश्मीर में होता है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आलोक कुमार। देखिए, पॉजिटिव कश्मीर एक जो एनजीओ है, संस्था है, जिसको मैं वहाँ पे चला रहा हूँ करीब 5 साल से। तो वहाँ कश्मीरी मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी मैं काम कर रहा हूँ। चाहे राम मंदिर निर्माण में सहयोग की बात हो, वहाँ के मुस्लिम ने जितना सहयोग किया, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में उतना ही उन्होंने सहयोग किया है। अब रही इस कश्मीर सैफरन की बात, जाफरान की बात, तो उनका यही था कि हमारे जो बागान के पहला सैफरन होगा, हम राम मंदिर के रामलला के अभिषेक के लिए, तिलक के लिए हम भेजेंगे। तो इसको मैं कल लेकर आया। सबसे पहली बात, आराधना, साधना और आशीर्वाद का कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्मों में है और सारे धर्म उसी से आते हैं। ज़ाफ़रान की जो महक है, खुशबू है, वो देश भर में जाए और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का भी यही मानना है। इसलिए ये 2 किलो ज़ाफ़रान वहाँ से आया है, कश्मीर से आया है, कि हमारे राम जी, लल्ला जी के तिलक में ये मिलाया जाए और उनको इसके लिए तिलक किया जाए। ऐसे हमारे मुसलमान भाइयों ने जो राम को इमाम हिंद मानते हैं, जो राम को पुरखा मानते हैं, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये केसर भेजा है, ये मेरे मन को छूने वाली बात है। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आज रामलला की प्रतिमा, प्रतीकात्मक प्रतिमा को भ्रमण कराया गया और इस भ्रमण के बाद ही वो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखी जाएगी। रामलला ने आज, ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर परिसर का भ्रमण किया है। पालकी में रामलला की फेरी निकाली गई और रामलला को मंदिर के चारों ओर घुमाया गया। हालांकि रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति थी जिसका वजन करीब 10 किलो था। असली रामलला का वजन करीब 200 किलो है, इसलिए प्रतीकात्मक मूर्ति को भ्रमण कराया गया। पहले पूरे अयोध्या में पालकी निकालने की तैयारी थी, लेकिन सुरक्षा की वजह से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर पहुंच चुकी है। कल मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। फिलहाल मूर्ति के चेहरे को पर कपड़ा लपेटा गया है और 22 जनवरी को पीएम मोदी इसी कपड़े को हटाएंगे। मूर्तिकार योगीराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रामलला की जो असली मूर्ति है उसको जो भ्रमण कराया गया है ट्रक में, वो मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये वो ट्रक है और इस ट्रक में अंदर रामलला की असली मूर्ति है और इसे मंदिर लेकर आया गया। अब तक ये मंदिर में नहीं थी, अब मंदिर आ गई है, कल इसे रखा जाना है। अब मैं, हमारी सहयोगी जो सृष्टि वहां पे मौजूद है, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। है प्रभु रामलला यहाँ से निकल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आपको हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही ट्रक है, जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और प्रभु श्री राम को लेकर यहाँ से निकल गए हैं। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए परिसर की ओर गाड़ी प्रभु राम की निकल चुकी है, जिनके लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। ट्रस्ट की टीम प्रभु राम की उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। यूपी एटीएस की पूरी सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की गई, यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद और ये काफिला प्रभु राम का मूर्ति का पूरा यहाँ से निकल चुका है। प्रभु राम की मूर्ति यहाँ से निकल रही है, मंदिर परिसर में लेकर जाया जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो लोग जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए एक और ज्यादा सुविधा है, हेलीकॉप्टर भी ले चलेगा। यानी आपके शहर से हेलीकॉप्टर सीधा अयोध्या लेकर जाएगा और हेलीकॉप्टर की सर्विस शुरू होने जा रही है और पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का ऐलान किया है। मैं आपको बताऊं, हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने जा रही है अयोध्या तक। अयोध्या में पर्यटन तेजी से बढ़ेगा और जल और हवाई पर्यटन की भी तैयारी की जा रही है। सरयू में पर्यटन विभाग क्रूज चलाने की तैयारी कर रहा है, जैसे काशी में क्रूज चलता है उसी तरह से क्रूज के जरिए रामनगरी तटों के दर्शन कराए जाएंगे और तुलसीदास घाट से चलकर गुप्तार घाट तक ये चलेगा। क्रूज में 100 लोगों तक के बैठने की सुविधा हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज, क्रूज के साथ हेलीकॉप्टर की सेवा की शुरुआत होगी। जल्द योगी लखनऊ से सेवा की शुरुआत करेंगे। यूपी के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होने वाली है। इसमें गोरखपुर,
वाराणसी लखनऊ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा और सीधे अयोध्या जाएगा। प्रयागराज, मथुरा और आगरा से भी, यानी जो दिल्ली रहते हैं वो आगरा से हेलीकॉप्टर लेकर अयोध्या जा सकते हैं। राम मंदिर के साथ ही पूरी राम नगरी के दर्शन होंगे। यूपी पर्यटन विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और हेलीकॉप्टर हवाई दर्शन का किराया लगभग 3,500 रुपए होगा, 3,539 रुपए। एक बार में 5 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की यात्रा कर पाएंगे। सिर्फ 30 मिनट में श्रद्धालु लखनऊ से अयोध्या पहुंच जाएंगे। गोरखपुर से 126 किलोमीटर अयोध्या की हवाई यात्रा होगी, जिसके लिए 11,327 रुपए किराया तय किया गया, यानी दूरी के हिसाब से किराया होगा। और यह है 19 जनवरी को हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो सकती है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है कि अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं अयोध्या वासियों को उपलब्ध हो रही हैं। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, न्याय यात्रा बनाम पीडीए यात्रा। अखिलेश यादव ने भी यात्रा शुरू कर दी है। राहुल की यात्रा के साथ साथ अखिलेश कह रहे हैं मुझे तो राहुल गांधी बुलाते नहीं, मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। ये राहुल की यात्रा और ये अखिलेश की यात्रा। पीडीए यात्रा को अखिलेश ने हरी झंडी दिखा दी है, एक नई यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यात्रा है ये। सपा की यह यात्रा 17 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। 2022 विधानसभा चुनाव में भी सपा ने यात्रा निकाली थी, उसी तरह लोकसभा चुनाव को लेकर भी यात्रा निकाली जा रही है। अखिलेश यादव भी पीडीए यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के लिए संविधान बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से गुजरेगी। राहुल की यात्रा यूपी में 11 दिन तक रहेगी। अखिलेश ने राहुल की न्याय यात्रा पर कहा है कांग्रेस अपने कार्यक्रम में बुलाती नहीं। सुनिए जरा। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। अच्छाई से कोई नाराज नहीं हो। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए। अनुराग भदौरिया जी, आपको नहीं लगता अभी भी बहुत देर नहीं हुई है? आपको समझ जाना चाहिए